गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे सभी लोग? बढ़िया, मस्त, मजामा, गुजराती लैंग्वेज। चलिए, तो आपका सीएचएसएल का, आपका टारगेट बैच का हम लोग वीडियो चला रहे थे, ठीक है। तो पहला तो आपका लेसन कंजक्शन हमने खत्म ही कर दिया। कंजक्शन आपको थियरी कराया प्लस उसके साथ प्रैक्टिस कराया, ठीक है। आज करेंगे स्पेशल है वो आपका एडवर्ब। और एडवर्ब इसलिए स्पेशल है और नए अंदाज में इसीलिए है क्योंकि एडवर्ब अभी तक इस चैनल पे हम मेरे इंग्लिश लेक्चर में आया नहीं है। और नहीं आने का कारण सबसे पहले आपके लिए सीएचएसएल के टारगेट देखते हम लोग एडवर्ब का लाए हैं लेसन। तो इसके अंदर दो वीडियो लेके चलूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि एडवर्ब लेसन थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक और डिटेल समझेंगे फर्स्ट में, ठीक है। और सेकंड जैसे इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसके अंदर आपके लिए सीएचएसएल का प्रैक्टिस लेके आएंगे। जैसे कि आपका कंजक्शन हुआ, सपोज करिए, तो कंजक्शन में मैंने आधे वीडियो में पूरा थ्योरी समझा दिया और आधे वीडियो में आपका पूरा लेक्चर और क्वेश्चन बना दिया। तो उसी तरह एडवर्ब भी यही करेंगे, ठीक है। ठीक है, एडवर्ब भी ऐसा ही करेंगे। तो एडवर्ब करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि एडवर्ब होता क्या। ठीक है, चलिए। तो पहले समझ जाते हैं ना, थंबनेल तो है नहीं तो आगे बढ़ाएंगे। तो पहले समझ जाते हैं व्हाट इज एडवर्ब। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक क्वेश्चन राइज आता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअली है क्या एडवर्ब, और सब लोग डेफिनेशन ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाट इज एडवर्ब। तो सबके अगर ये रिपीट रहेगा सबके माइंड में कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। अगर इसको नहीं बोलेगा डायरेक्ट एक का लैंग्वेज एक सेंटेंस का आदमी बोल देता है डेफिनेशन एडवर्ब का कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। वैसे ही सेम एडजेक्टिव को बोल देते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन। यही माइंड में आता है। तो मेरी बात सुनिए, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं चाहे तो 12 या कंपटीशन के लेवल पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन मायने नहीं रखता। हाँ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड का वही बात कहेगा और अभी तक जो पढ़ रहे हैं बात वही रहेगा। बट कोई आपको ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए आपको बोले कि नहीं ये डेफिनेशन नहीं ये बोलो, ये डेफिनेशन नहीं ये बोलो, ठीक है। डेफिनेशन आप जो पढ़े हो वही रखना। मैं बेसिकली इसके बारे में बता दूं, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई और डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। इसका मतलब होता है कि किसी वर्ब का ये क्या करता है, क्वालिफिकेशन दिखाता है। जैसे कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन का क्वालिफिकेशन दिखाता है। मींस अ बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय कैसा है, ऑनेस्ट ही है ना। एडवर्ब क्या करता है, बस उसके काम को दिखा देता है। क्या बॉय इज डूइंग ऑनेस्टली वर्क, मींस वो व्यक्ति कैसे कहता है, ईमानदार पूर्वक काम करते जा रहा है। मींस हमने क्या किया, उसके काम को बस उसको काम मतलब कि वो लड़का काम कर रहा है, वही काम को दिखाने के उसका चरित्र दिखा दिए। और एडजेक्टिव क्या होता है, बस उस काम को उस लड़के को दिखा दिया, ना कि उसके काम को दिखाया गया, ठीक है। तो एडवर्ब सिंपल हिंदी समझिए कि जो व्यक्ति या किसी चीज के काम को हम लोग विशेषता दिखा देते हैं उसी को बोलते हैं एडवर्ब। सिंपल हिंदी क्लियर हुआ। और डेफिनेशन तो आपके सामने, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन विच डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एंटायर सेंटेंस। तो आई थिंक 1 मिनट इसीलिए लिया कि थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसको बोलना भी है तो आप बोल सकते हैं क्लियर कि हिंदी में क्या एडवर्ब होगा और इंग्लिश में क्या एडवर्ब होगा, ठीक है। चलते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा 30 से 40 मिनट का, उसके अंदर मैं खाली आपको एडवर्ब का अलग अलग बेहतरीन फ्लो से कंसेप्ट समझाऊंगा और मेनली कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो एडवर्ब में पहले वही सीखेंगे। तो हल्के हल्के चलें क्योंकि दो वीडियो लेंगे। दूसरे वीडियो में आपके लिए प्रैक्टिस बैच लाऊंगा, खाली उन बच्चों के लिए जो बिगिनर भी हैं और जो हमारा बैच ज्वाइन किए उनके लिए भी है, ठीक है। चलिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल आपके ऊपर है, ठीक है। ये रूल हो गया। तो रूल एक एक रूल में लिखूंगा। एडवर्ब के कोई भी टाइप पढ़ा नहीं जा रहा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पीरियड, ये चीज मैं नहीं कराने वाला हूँ। ना ही एग्जाम में इस चीज को पूछेगा, ना ही आपके लिए कोई फायदेमंद है। तो जो पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। एंड एडवर्ब में हर एक रूल लिखा हूँ और उसके रूल के बेसिस पे प्रॉपर्टी आपको मैं समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। बस आप हल्का फ्लो मेरा हर एक वीडियो जाके देख लीजिए, हर एक डिटेल में समझाया गया है। बट बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते उस चीज को, क्योंकि उनको चाहिए एक अच्छा फ्लो में, अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा तरीके से कुछ एक्टिंग करके दिखाया सर, ठीक है। तो हर एक बताऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट क्या बोला कि एडवर्ब क्या है। मीन्स अगर हम बात करते हैं एक बॉय, तो बॉय क्या बोलते हैं, अगर बोलना चाहे तो बोल देते हैं कि बॉय इज ऑनेस्ट, बोल देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, बॉय इज ऑनेस्ट। और यहाँ पे लिख लिया
यही सेंटेंस में बोल रहा था ओरली। तो इसमें क्या हो गया, हमने बॉय की विशेषता दिखाया कि ये लड़का क्या ईमानदार है। एडवर्ब इज नथिंग बट ये बॉय जो काम कर रहा है, वॉट एवर आर डूइंग, वो काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी हम दिखा रहे हैं कि वो जो अपना काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, ऑनेस्टली वर्क काम कर रहा है। ठीक है, यही एडवर्ब का खेल है। और ज्यादा करके सारे एडवर्ब आपको वर्ब के किनारे एडजेक्टिव में एल वाई, सॉरी टी वाई लिख दिया मैंने, एल वाई का कॉन्सेप्ट बहुत मिलेगा। मींस ज्यादा करके आप ऑनेस्टली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सारे वर्ड एडवर्ब के गिने चुने हैं और मैं आपको रूल वाइज करते जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बताना फर्स्ट था मेरा, और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हम लोग क्या थे। तो हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है हमारा, बेसिक से समझिएगा कि रूल नंबर 1 कहता है कि एडवर्ब का स्टार्टिंग फेज हो गया, आप ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 कहता है कि यदि कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, यदि कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, ये रहा सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। ये डोंट माइंड, आपको सबको क्लियर है। ठीक है, तो एडवर्ब में क्या सीखना है, रूल नंबर 1 हेडिंग देख के क्या सीखना है, तो ये सीखना है दोस्तों कि यदि कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट होने ही वाला है, कोई बात नहीं है, अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस के मिडल में आ जाए, मिडल में मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब के पहले, मिडल में आ जाए, मींस ऑफन, नेवर, एवर, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, सो क्विकली, सेल्डम, सेल्डम इफर, सेल्डम और नेवर, सो फास्ट, ये जो गिने चुने फेमस वर्ड आपके लिए कि एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे, एक क्लियर रखिए माइंड। तो ऑफन, नेवर, एवर, ऑलवेज, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, सो क्विकली, सेल्डम, ओवर, सो वगैरह, ये जितने वर्ड दिखे आपको एक सेंटेंस के बीच में दिए रहेंगे। कहां पे दिए रहेंगे, क्लियर माय वर्ड्स, ये सेंटेंस के बीच में दिए रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बताते हैं। तो ये चीज को अगर देखते हैं हम लोग, तो एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या करेगा, ये चीज को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देगा, या ये चीज को उठा के वर्ब के बाद रख देगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, ये जो तमाम वर्ड आपने देखा, ये क्या करेगा, ये चीज उठा के सब्जेक्ट को पहले रख सकता है, या यही चीज उठा के वर्ब के बाद रख सकता है। यही तो मिस्टेक करेगा, और यही मिस्टेक हमें नहीं दोहराना है। मीन्स अगर ये चीज सब्जेक्ट के बाद दे रहे हैं, चाहे वर्ब के इधर उधर कहीं दे रहे हैं, तो इसको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में लाके खड़ा कर देना है। जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सेम वैसे एग्जाम में करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि करेक्शन कहां हो सकता है। तो ये जो वर्ड दिख रहे हैं, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, ये सारे वर्ड को सब्जेक्ट के बाद कर सकता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कर सकता है, और वर्ब के बाद भी लगा सकता है, बट उस तरफ से पोजीशन नहीं होगा। इसका पोजीशन, एडवर्ब का पोजीशन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होता है, मींस इसके बाद ही कोई वर्ब आता है। पहला रूल। अभी आपको क्लियर अगर नहीं भी हो रहा तो मैं एग्जांपल आपके लिए जस्ट लिखूंगा, एग्जांपल की तरह बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एकदम फ्लो में समझाऊंगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके। रूल नंबर 2 भी लिख लीजिएगा, हो गया। चलिए देखिए, अब रूल नंबर 2 बता देता हूं आपको एक्चुअली है क्या। रूल नंबर 2 मींस यही सारे वर्ड कौन से, ऑफन, नेवर, एवर, ठीक है, यहां तक ले जाइए, सो फास्ट तक। ठीक है, यही सारे वर्ड आपके किस फेज में आ जाए, स्टार्टिंग के फेज में आ जाए। कहां आ जाए, स्टार्टिंग, मींस ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में दे दिया होगा, या वो सारे वर्ब के उस पर चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में दे दिया होगा। अगर वही सारे तमाम वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए तो इनके बाद डायरेक्टली कुछ नहीं करना, इनके बाद डायरेक्टली आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में उठा के रख देना है, उसके बाद ही आपको कोई सब्जेक्ट रखना है, फिर कोई वर्ब रखना है। क्लियर हुआ। पहले आपको हमेशा अगर स्टार्टिंग में वर्ड आ जाए तो इनके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ही होना चाहिए, और अदर कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। उसके बाद सब्जेक्ट का वर्ब आए डोंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 ये है। रूल नंबर 1 वो था कि ये तो स्टार्टिंग में आ जाए तो क्या करना है, और ये जो रूल नंबर 1 हुआ ये क्या है, जब बीच में आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, जब बीच में आ जाए तो क्या करना है, तो जब बीच में दिख रहा है सेम ऐसे ही रखना है, बस करेक्शन क्या होगा मैं आपको जस्ट सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो मिडल में होना चाहिए कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद और वर्ब के जस्ट पहले। गॉट इट, क्लियर हुआ। चलो इसको हटाते हैं, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसको एग्जाम्पल में किस तरह लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये नोट हो गया, ये रूल नंबर 1 आपका हो गया, और ये रूल नंबर 2 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, बस स्टार्टिंग का फेज में आ जाएगा तो हमें घबराना नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए क्रैक करके आएंगे। चलो रूल नंबर 2 हो गया, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन बेसिकली हर एक 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, उसके हिसाब से बेसिस पे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, आई विल सी हर नेवर अगेन। अब एक वर्ड आप जस्ट पकड़ लीजिए कि नेवर आपको दिख रहा है, और मैंने आप ही जस्ट बताया रूल नंबर 1 में कि नेवर, एवर, ऑफन, सो फास्ट, सेल्डम, एवर, नो, क्विकली, ये सारे वर्ड आपको जहां दिख जाए तो आपको कैसे पोजीशन करना है और वो समझना है। तो ये जो नेवर दिख रहा है स्टार्टिंग में तो है नहीं, पहली बात स्टार्टिंग में तो है नहीं, सेंटेंस के बीच में है। तो सेंटेंस के बीच में तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब के पहले दिया है? मींस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए ना, और ये क्या यहाँ पे वर्ब के बाद है? पहले सेंटेंस को देखिए, ये जो नेवर का पोजीशन है, क्या नेवर के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है? और क्या नेवर के बाद कोई वर्ब है? नहीं है ना, नहीं है कि है कि नहीं, पहले वो बोलिए, नहीं है ना, तो वही करेक्शन है। अब यही करेक्शन तो हमें एग्जाम में सुधारना है। और अगर ये ग्रामेटिकली व्यू से पढ़े तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस बन रहा है कि आई विल सी हर नेवर अगेन। वाह, क्या सेंटेंस में कोई गलती नहीं कर रहा है, बट गलती है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका आई विल नेवर सी हर अगेन। क्या हुआ? आई विल नेवर सी अगेन। क्यों हुआ? ये जो नेवर हो गया अब आ गया हेल्पिंग वर्ब के पहले, बाद में और वर्ब के पहले। पोजीशन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जो फर्स्ट रूल में हम लोग सीखा, इसलिए आपको बोलता हूं मैं पढ़ाने का मेरा अलग ही तरीका है। आपको मैं किताबी कीड़ा रूल एक भी नहीं पढ़ाने वाला हूं, रूल अपने आप से फॉर्म करूंगा और वही रूल बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सके, बस दैट्स इट। तो क्लियर हुआ? नेवर को हम लोग ने क्या किया, इस नेवर को पोजीशन हटा के जस्ट हमने विल के जगह पे रख दिया, विल के पहले रख दिया बाद में। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेवर आई विल सी हर अगेन। वाह, वापस क्वेश्चन। तो मुझे बताइए कि अब ये जो नेवर है ये स्टार्टिंग में मिल गया, स्टार्टिंग में मिल गया। अब स्टार्टिंग में मिल गया तो स्टार्टिंग का रूल क्या है? और स्टार्टिंग का रूल ये है सर कि अगर नेवर हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, नेवर नहीं कोई भी अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में मिल जाए तो उसके बाद हमें डायरेक्टली कोई हेल्पिंग वर्ब देना होगा जो कि सब्जेक्ट में सेंटेंस में पहले से ही रहता है। तो नेवर विल आई सी हर अगेन, ना कि नेवर आई विल सी हर अगेन, नेवर विल आई सी हर अगेन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ग्रामेटिकल व्यू से ये सही है और ग्रामेटिकल व्यू से ये गलत है। ठीक है, ये सही जा रहा है आपका और ये गलत है, ये सही जा रहा है आपका और ये गलत है। चलिए, बहुत गर्मी है अभी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आई हैव सीन हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। आई हैव सीन मी ऑफन एट द बस टर्मिनल। अच्छा, ऑफन मिल गया, सब सेंटेंस के मिडल में है, बीच में है, तो कोई टेंशन नहीं है, आगे वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा? आई हैव सीन, सीन पक्का नहीं, गलत होगा ना जी, क्योंकि हैव ना आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के बाद डायरेक्ट आपको ऑफन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? ऑफन। तो यहाँ पे आपको ऑफन की जगह देना है, ऑफन के बाद आपको सीन, सीन के बाद ही एट, एट द बस टर्मिनल। तो आई हैव ऑफन सीन हिम बाय द बस टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही इज डिससेटिस्फाइड ऑलवेज। ही इज डिससेटिस्फाइड। तो डिससेटिस्फाइड आपको दिख रहा है? डिससेटिस्फाई दिख रहा है कि ऑलवेज दिख रहा है? वो भी तो क्लियर करना है। तो डिससेटिस्फाई तो एक वर्ब है ना आपका, जो असंतुष्ट होते हैं, वो ऑलवेज। तो ऑलवेज सेंटेंस एंडिंग में है, तो एंडिंग इसको मिडिल में लाएंगे, तो मिडिल में लाएंगे क्या करना है? बिल्कुल वेरी सिंपल है, ही के बाद इज, इसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज क्या हो गया? डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड। वैसे सेम क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ही कौन सा है, तो ये भी बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है, हैव यू ट्राइड अगेन एवर दिस फूड। एवर मिल गया, तो एवर मिडल में है, इसको उठा के पहले लाइए। तो पहले लाने का मतलब क्या है? एवर, एवर, सॉरी, हैव एवर यू हैव एवर ट्राइड यू, अरे मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, स्टार्टिंग में थोड़ी है। तो हैव के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इसको सुधारेंगे नहीं, जैसा वैसे लिखेंगे, बट हमें एवर हेल्पिंग वर्ब के बाद लाना है, उसके बाद ट्राइड लाना है। देन हैव एवर ट्राइड यू,
अगेन दिस फूड। क्लियर हुआ कैसे एक रूल में इतने सारे क्वेश्चन हैंडलिंग हुआ? आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने? नेवर को उठा के जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा, फिर इधर भी नेवर को उठा के स्टार्टिंग में था तो इसके बाद ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यही चीज को देखा हमने, बस उसी तरह क्वेश्चन को बनाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से बन गया। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन होंगे, चलो ये भी क्वेश्चन है तो ये भी क्वेश्चन आपको कर लीजिए, क्योंकि ये कर लेंगे इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है, हल्का है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे आप लोग। चलिए तो फटाफट इसको देख सकते हैं, देख ले। चलिए, सेल्डम एडवर्ब है जी, एडवर्ब है, कहाँ पे है? स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में होगा तो क्या करना है? सबसे पहले स्टार्टिंग में तो वही रहेगा ना जी, स्टार्टिंग में वैसे ही रहेगा। सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इज हो जाएगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट चाहिए, फिर एब्सेंट चाहिए हमें, एब्सेंट के बाद फिर फ्रॉम चाहिए, फ्रॉम द क्लास। वैसे इसी तरह हार्डली है, हार्डली स्टार्टिंग में है तो हार्डली को आगे रखिए, और उसके बाद हेड लाइए, हेड के बाद आई लाइए, आई के बाद अराइव, फिर आके सारे वर्ब लाना है। उसी तरह स्कार्सली, स्कार्सली को फ्रंट में वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हेड लाना है, हेड के बाद आपको कोई सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद ही कोई आगे वाला वर्ब रहेगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन उसी तरह है, सो क्विकली है, स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में वैसे रहेगा, सो क्विकली, फिर डिड। अच्छा, इसमें मिस्टेक है तो मिस्टेक क्या है इसके अंदर? दैट्स इट, कंप्लीटेड। एरर करेक्शन था, बन गया, इजीली बन गया। कितना क्वेश्चन इजी लगा एडवर्ब का। तो अगर आप मेरी तरह मेरे जैसा आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, चाहे मैं जो आपको बताऊंगा उस पर खाली आप ध्यान दीजिएगा, तो मैं बोलता गारंटी लेता हूं कि 100 से 100% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 100% एडवर्ब का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन कर ले, तीन स्लाइड है, एक और कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। हाँ ये रहा ना, चलो इसको भी कर लेते हैं फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, शेल्डम मी फेवर, शेल्डम मी फेवर आपको जस्ट सिखाया मैंने, स्टार्टिंग में है तो शेल्डम मी फेवर को ऐसे रहेगा, विल को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा और शी को उठा के यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। करेक्शन इसमें कहा होगा, इसके अंदर, किसके अंदर? इसके अंदर। नो सूनर द टीचर, नो सूनर के बाद एंटर्ड द क्लास एंड ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। अच्छा, नो सूनर फर्स्ट में है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब तो कहीं दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा है, तो एंटर डायरेक्ट वर्ब लाएंगे और द टीचर को उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें, इट वाज ऑब्वियस फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर was hiding something from all of us। अच्छा, it was obvious for everyone, for grandfather was hiding something। अच्छा, अब इसके ना ढूंढ के मुझे बताइएगा कि इसमें एडवर्ब कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके लिए हल्का सा छोटा सा होमवर्क रहेगा, जो अगर आप वो पेयर याद कर लिए हो तो इसके अंदर मुझे आप बता दीजिएगा कि इसके अंदर कौन सा आपका एडवर्ब है, तो आपका क्लियर ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? तो ये था रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 क्या कहता है मेरे दोस्तों? बहुत ईजी रूल नंबर 3 और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम में ये बहुत ही काम देगा, ठीक है। रूल नंबर 3, तो बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तो रूल नंबर 3 अगर बात करें हम लोग, तो रूल नंबर 3 एक्चुअली है क्या? तो देखिए, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपका जो सेंसिबल होते हैं, सेंसिबल मतलब कि जो आप सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन समझते हैं? जो आप सेंस करते हैं, क्या करते हैं? सेंस करते हैं, सेंस करते हैं जो आप, ठीक है, वही सेंसिबल ऑर्गन। तो उसके अंदर आप इसके अंदर सीखना कुछ चीज, मतलब मतलब फील करते हैं आप जी, फील करते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं आप जी, स्मेल करते हैं, हाइड करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, और आपका सीम करते हैं, हियर भी हो जाएगा, हियर हो जाएगा, चलिए हियर भी हो गया। तो ये जो आपके तमाम वर्ड दिख रहे हैं, इनके बाद कभी भी आप एडवर्ब मतलब कि एल वाई का प्रयोग नहीं करिएगा, एल वाई का प्रयोग
नहीं करिएगा। फील, सीम, टेस्ट, हियर, आपका हो गया फील हो गया, ठीक है। अच्छा सीम, सी तो हो ही गया ना, एक मिनट एक मिनट, ये हो गया आपका फील, ठीक है। ये आपका सीम, ये आपका टेस्ट, ये हो गया आपका स्मेल, ये हो गया आपका हियर। क्लियर हो गया? फील, सीम, टेस्ट, स्मेल, हियर। तो ये 4 हो गए, 5 हो गए। इनके साथ कभी भी आप एल वाई का प्रयोग नहीं करना है। इनके साथ रिपीट माई वर्ड्स, इनके साथ फील, जैसे फील सीम ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली सीम ब्यूटीफुल होगा। टेस्ट स्वीटली, तो स्वीटली टेस्ट स्वीट होगा। स्मेल, हियर, इनके साथ कभी भी आप एल वाई का प्रयोग नहीं करेंगे सेंसिबल ऑर्गन के साथ। फटाफट इसको नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं आगे। ठीक है, सी में जगह लुक कर लीजिएगा, लुक भी वही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लुक कर लीजिएगा, सिम कर लीजिएगा, दोनों एक ही है। देखना और परखना बात वही है, ठीक है। लुक नजर रखना। तो क्लियर हो गया? क्वेश्चन करें। रूल नंबर 3, सेंसिबल ऑर्गन जो होते हैं, फील होता है, फील करना, महसूस करना, सीम मतलब देखना, लुक मतलब देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना और हियर सुनना, ठीक है। तो इनके साथ कभी आप एल वाई का प्रयोग नहीं करते। एडवर्ब में एक्चुअली मेनली एल वाई का खेल होता है, जिसके अंदर एल वाई का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलो, तो क्वेश्चन करें अच्छे से। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? दिस मैंगोस टेस्टेड स्वीटली, क्या है? दिस मैंगोस टेस्टेड स्वीटली। अब मुझे बताइए कि टेस्ट अब एक्चुअली है क्या आपका? टेस्ट, टेस्ट एक सेंसर का आपने टेस्ट किया, तो टेस्ट के साथ स्वीटली गलत होगा, ठीक है। तो ये आपको गलती करना है सही करके कि स्वीट, ना कि स्वीटली। इसी तरह सी लुक्स ब्यूटीफुली, लुक्स ब्यूटीफुली नहीं होता, लुक्स ब्यूटीफुल होता है। मीन्स सी लुक्स ब्यूटी। उसी तरह उसी तरह इट सीम्स बैडली, नो, इट सीम्स बैडली नहीं होगा, इट्स सीम्स बैड, ना कि बैडली, ठीक है। ही एक्टेड रिमार्केबली, सही है। एक्टेड, एक्टेड वर्ब कर रहा है ना, एक्टेड मतलब क्यों, तो काम कर रहा है, इसके साथ पूरी तरह से सही है। अभी देखो इसका मतलब ये नहीं कि सब में एल वाई मतलब आ रहा था, गलती कर रहा है, आपके लिए थोड़ा मिस्टेक। आपको अभी ये नया कॉन्सेप्ट सीखोगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप चीज, एक एक्टेड है, एक बिहेव्स है, एक एक्टेड एक बिहेव्स है, दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? एक्टेड एक वर्ब है और बिहेव्स ही एक वर्ब है। एक्टेड भी वर्ब है, बिहेव्स भी वर्ब। तो वर्ब की आइडेंटिटी बताता कौन है? एडवर्ब। तो एडवर्ब रिमार्केबली पूरी तरह से सही है। और सी बिहेव्स रूड रूडली, तो सी बिहेव्स रूड रूडली, तो रूडली ना कि रूड, ठीक है। उसका बर्ताव रूडली है, क्रूरता है, ना कि रूड है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए तो क्वेश्चन को इसको नोट कर लीजिए। आई थिंक आप लोग नहीं किया होगा, तो पॉज करके इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन करेंगे पूरी तरह से। हो गया? इधर भी कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन ये रहे हैं। इसी तरह से ये 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। ये क्या कहता है? तो ये है आपका 3 क्वेश्चन। हर बिहेवियर वाज रूड रूडली। अब यहाँ पे वापस आ गए, हर बिहेवियर, अच्छा उसमें बिहेवियर था, बिहेव्स था, बिहेव्स था ना, अच्छा ठीक। इसमें बिहेवियर, तो हर बिहेवियर रूडली या रूड, तो रूड हो जाएगा ना। अब इसमें क्यों हुआ अभी बताता हूँ आपको। ये जो बिहेवियर है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो बिहेवियर है, वर्ताव है, ये जो वर्ब नहीं है। अगर ये बिहेव्स होता, मीन्स वो ऐसा काम कर रहा है,
तब वहां पे रूडली सही होता। बट यहाँ पे एडवर्ब है, बिहेवियर है, जिसके साथ रूड आया। सी इज वेरी स्किलफुली डांसर। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्किलफुली, स्किलफुली डांसर, मैं उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा हूँ, तो स्किलफुली आएगा कि स्किलफुल आएगा, मुझे वो बताइए। मुझे ये बताइए, इस डांसर जो व्यक्ति है, ये जो डांसर मैंने लिखा है, ये डांसर तो नाउन है, तो नाउन को बताता कौन है? एडजेक्टिव। तो ना ही स्किलफुली, स्किलफुल होना चाहिए। तो सी इज अ वेरी स्किलफुल डांसर, ना कि स्किलफुली डांसर। अब हाँ, अगर ये लिखते हैं कि सी परफॉर्म्स अ स्किलफुली डांसिंग, अब यहाँ पे सही होता, अब उसके काम को दिखाया गया, बट यहाँ पे व्यक्ति को दिखाया गया। वैसे यही है कि सी डांस स्किलफुल की स्किलफुली, तो यहाँ पे आता आपका स्किलफुली इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन गया आपका वर्ब, और वर्ब की पहचान कौन बनाता है? तो एडवर्ब। व्हाट लिरिक्स? वर्ब की पहचान को बनाता है तो एडवर्ब। अब वर्ब क्या है? डांस। सी डांस स्किलफुल नहीं, सी डांस स्किलफुली। ठीक है, और यहाँ पे सी इज वेरी स्किलफुल डांसर, ना कि स्किलफुली डांसर। वो तो उसके व्यक्ति की पहचान बता रहे हैं, और इसमें व्यक्ति की क्रिया की पहचान बता रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर यहाँ पे 3 तक बेहतरी किसी को दिक्कत नहीं होगा, और रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये लिख लीजिएगा रूल नंबर आपका 5, सॉरी 5 कहां से हो जाएगा, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अब रूल नंबर 4 जो आपने पढ़ने वाले हो, तो रूल नंबर 4 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, और इसके अंदर कुछ थ्योरी रहेगा, क्योंकि थ्योरी मुझे लिखाना कंपलसरी है। अगर थ्योरी लिखाऊंगा तो आप बहुत सारे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान से सीखिएगा। देखिए, डिफरेंस बिटवीन दिस एडवर्ब, ये सारे आपके एडवर्ब है, आप जानते हैं टू एडवर्ब है, मच है, सम है, फेरी है, फेयरली है, सो डेट, ये सारे आपके एडवर्ब है। क्लियर? इसमें कोई शक? कोई शक नहीं? शक। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ये जो टू है, आप टू, अब हम टू और वेरी के बीच में डिफरेंस सीखेंगे। कहाँ टू लगता है, कहाँ वेरी लगता है। क्या हम टू हैप्पी बोल सकते हैं? क्या हम वेरी सैड बोल सकते हैं? अच्छा, क्या हम वेरी हैप्पी बोल सकते हैं? क्या हम टू सैड बोल सकते हैं? ये दोनों में तो कंफ्यूजन है। क्या आप सैड के साथ वेरी लगा सकते हो? इज वेरी सैड। क्या आप सैड के साथ टू लगा सकते हो? इट्स टू सैड। लग रहा है को कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, मच और वेरी में डिफरेंस सीखेंगे। मच, अगर मच लार्जर लगा सकते हैं कि मच लार्ज लगा सकते हैं। अच्छा, वेरी लार्जर लगा सकते हैं कि वेरी लार्ज लगा सकते हैं। अच्छा, मच एक्साइटेड लगा सकते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग लगा सकते हैं, कि मच इंटरेस्टिंग लगा सकते हैं तो वेरी एक्साइटेड लगा सकते हैं। कंफ्यूजन है, तो यही तो कंफ्यूजन दूर करना है। सम, अच्छा सम एक पॉजिटिव वर्ड है, तो नेगेटिव के साथ क्या काम है? अच्छा, सी इज वेरी पुअर हो जाएगा कि सी इज सम वेरी पुअर होगा? अच्छा, सी इज एनी, अच्छा ठीक है, सम एनी पॉजिटिव वर्ड, इसको छोड़िए। वैसे ही फेयरली रह रही है, फेयरली और रेदर है ना? चलो इसको तो रखेंगे। तो आज हम कुछ कुछ में सीखेंगे, फिर लास्ट में जो आपका मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, और ये आपको क्रॉस मार्क कर लीजिए कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि सवाल इसके अंदर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टू टू और सो डैट, इसको कब लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, टू और वेरी के डिफरेंस सीखेंगे, टू और वेरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद हम मच वेरी के डिफरेंस सीखेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंस सीखने के पहले एक चीज आपको सिखाता हूँ। ठीक है, डिफरेंस को सीखेंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ टर्म याद रखना पड़ेगा। पहला टर्म है ये, पॉइंट बना लेते हैं। पहला टर्म देखिए, पहला टर्म है कंपैरेटिव। अच्छा, यहाँ तक कर लेते हैं, फिर आगे होगा तो कर लेंगे। चलिए कोई बात। पहला लिखिए पॉजिटिव, फिर लिखिए कंपैरेटिव, फिर लिखिए सुपरलेटिव,
सुपरलेटिव लिख लिए, फिर लिखिए अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, फिर लिखिए प्लीजेंट एडजेक्टिव, फिर लिखिए पास पार्टिसिपल। इसका जगह नहीं बचा, एक और लिखना था हमें। अच्छा ठीक, इसके बात करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री मींस इसके अंदर ना ही आपको इसके अंदर ना ही आपको ई आर का यूज करना है, ना ही आपको ई आर का यूज करना है, ना ही आपको मोस्ट का यूज करना है, ना ही आपको मोर का यूज करना है, बताऊंगा एक्चुअली है क्या ये सब, और ना ही आपको ई एस टी का यूज करना है। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री में। कंपेरेटिव में आपको ना ही ई आर का, अरे ना ही आपको ई एस टी का यूज करना है, और ना ही आपको मोस्ट का यूज करना है। ठीक है, वैसे सुपरलेटिव में ना ही आपको ई आर का यूज करना है, और ना ही आपको मोर का यूज करना है। क्लियर हो रहा है? यूज नहीं करते हैं ये मैं बता रहा हूं आपको। प्लेजेंट एडजेक्टिव होता है सारे आपको, अनप्लेजेंट नेगेटिव वर्ड्स कैसे होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स। और प्लेजेंट एडजेक्टिव हो जाएंगे आपको पॉजिटिव वर्ड्स। ये लिखवा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा काम देगा। अभी जस्ट आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पास पार्टी में समझते हैं वी टू फॉर्म और पास इंडी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी करिए, नेक्स्ट क्लियर करते हैं इसके बाद। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे देखिए मतलब आपको एक बता दूं कि पॉजिटिव में ना ही पॉजिटिव डिग्री मतलब क्या होता है, बिग, बी के साथ बिगर तो नहीं यूज कर सकते, ना मोस्ट ना मोर ना ईएसटी। वैसे ही कंपेरेटिव में ईएसटी मोस्ट नहीं लगता है, सब जानते हैं। मींस अगर यूज करना हो, अगर डायरेक्टली आपको बता दे तो यूज तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, कंपेरेटिव में क्या 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 लगता है, ईयर लगता है, जी लगता है, मोर लगता है, मोर लगता है, बात वही है। और इसमें ईएसटी लगता है तो ईएसटी लगता है, और मोस्ट लगता है तो मोस्ट लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस मैं उसको उल्टा कर दिया कि जिससे आपको ऐसे याद रहे, कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग तरीके से सबको याद रहेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ कर लेते हैं, एक चीज यहाँ कर लेते हैं जो आपको मैंने अभी बोला। क्या बोला वो? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये क्या होते हैं? वी आई एन जी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाला फॉर्म होता है। देखो वो रूल जो है, पहले सीखेंगे टू और वेरी के बीच में डिफरेंस, फिर सीखेंगे मच और वेरी के बीच में डिफरेंस, फिर नीचे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे डिफरेंस सीखते आएंगे। तो ये तो इसको सीखेंगे, लेकिन ये थोड़ा आपको नोट कर लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, अनप्लीजेंट एग्री मतलब नेगेटिव वर्ड्स, प्लीजेंट एग्री मतलब कि पॉजिटिव वर्ड्स, और पास पार्टिसिपल मतलब वी टू फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वी आई फॉर्म। ये नोट कर लीजिए सबसे पहले। जिसको नोट करने के बाद ही हम एक्चुअली एग्जाम्पल में चलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए करें नेक्स्ट।
तो फटाफट टेबल बनाइए आप, टेबल बनाने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है? टू और वेरी, ठीक है? टू और वेरी में डिफरेंस क्या है? तो बताते हैं कि टू जो होता है, सबसे पहले टू, टू किस लिए यूज होता है? तो टू यूज होता है, लिख लीजिएगा, टू इज यूज्ड फॉर उसी तरह वेरी में लिखिएगा, उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें इसके अंदर, और इसी के अंदर एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल आपके क्या हो जाएंगे? टू सैड होता है, ना कि टू हैप्पी आप बोल सकते हैं। उसी तरह इट्स टू बैड होता है, ना कि टू टू आप अरेंज कर सकते हैं। उसी तरह टू डर्टी, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स है उनके जगह उनके लिए टू यूज होता है। टू सैड, टू आपका टू बैड, टू डर्टी। उसी तरह, उसी तरह मतलब क्या, उसी तरह वेरी में बात करें तो वेरी आ जाता है पॉजिटिव, मतलब कि वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। उसी तरह बात करें, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? क्लियर हुआ? तो टू किसके लिए? टू इज यूज फॉर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव जिसको नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, और वेरी इज यूज फॉर द प्लेजेंट एडजेक्टिव जिसको पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर हुआ? और यहाँ पे टू सैड, टू बैड, तो टू कहाँ लगाना है, वेरी कहाँ लगाना है, आपको क्लियर हो रहा है जी? बहुत ही सिंपल है, क्लियर तो हो जाएगा। वैसे ही वेरी बिग कर लीजिए। अब इसी चीज को, इसी चीज को आगे देखिए। अब इसी के साथ एक पॉइंट नोट करिए, इसको आगे कर लेते हैं, पॉइंट नोट करिए इसी के अंदर।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? टू और वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज करिएगा, हमेशा। इसकी इसलिए टू हाई होता है ना टू हायर होता है, वेरी लार्ज होता है ना कि वेरी लार्जर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इसको भी नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया यहां तक? देखिए, नोट कर लिए तो ठीक है। इसका जो इसके बाद क्या बनेगा, मच और वेरी। तो मच और वेरी आई थिंक कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपको अच्छा में लगेगा। तो याद रखिएगा, हम लोग कल मच और वेरी के बीच में डिफरेंस सीखेंगे कि कहाँ मच लगना चाहिए और कहाँ वेरी लगना चाहिए। क्लियर? ठीक है, कहाँ मच लगना चाहिए और कहाँ वेरी लगना चाहिए। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आज तो थंबनेल है नहीं, थंबनेल लगा दिया जाएगा आपके यूट्यूब पे। तो ये तो सारे कॉन्सेप्ट थे आपके 40 मिनट्स का वीडियो, इसके अंदर मच और वेरी के बीच में हम लोग ने कुछ डिफरेंस सीखा। और कल जो वीडियो बनेगा आपके लिए इसी के ऊपर, उसके अंदर फटाफट थोड़ा इंटरेस्टिंग थियरी खत्म करेंगे, फिर डायरेक्टली इसके बाद प्रैक्टिस चालू कर देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए अच्छे से, और अच्छे से वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ तक नहीं हमेशा आपको काम देगा। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, और इसी तरह हमारा सफर लगातार रहेगा। कल के इंतजार में आपका वीडियो एडवर्ब का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।